शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मेरा इरादा बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात काठियावाड़ की तरफ जाने का था ताकि वहाँ के पसमानदा मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करूँ। लेकिन मुरादाबाद से जो अखबार आए थे उनमें पढ़ा कि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने अपनी सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं और वो हर महाज पर भारतीय मकबूजा फौज का डट कर मुकाबला कर रही है। इसका मतलब ये था कि इंडियन आर्मी ने भी कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज कर दी थी। चुनाचे मैंने कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत पसंद कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना लड़ने का फैसला किया। मूजी सांप का खतरा बकौल कादिर खान टल गया था। वैसे भी उसके काटने से मैं हलाक नहीं हुआ था। अगरचे कादिर खान ने कहा था कि कुरंग फनी के पत्तों का सफूफ साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर बाकी बचा हुआ सफूफ एक डिब्बी में बंद करके अपने पास रख लिया। मेरे कश्मीर के महाज पर जाने की कादिर खान और वजीर अली ने भी तायद की थी। चुनाचे मैं एक रोज उनसे रुखसत होकर मुरादाबाद के स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ और जम्मू तवी की तरफ रवाना हो गया। जम्मू तवी के कैलाश होटल में मुझे बूढ़े कश्मीरी से मिलकर कमांडो शेरबाज को अपनी आमद की इत्तला देनी थी। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद मुझे होटल में ही मिल गया। उसने मुझे मानी खेज नजरों से देखा। मैंने उसे एक खास इशारा किया जिसका मतलब था कि मुझे कमांडो शेरबाज से मिलना है। मुजाहिद कश्मीरी ने जवाब में मुझे खास इशारा किया जिसका मतलब था कि मैं तुम्हें कमरे में आकर मिलूंगा। कैलाश होटल जम्मू के आला किस्म के होटलों में से था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 6-7 रोज इस महंगे होटल में रह सकता था। महंगे होटल का इंतखाब मैं इसलिए करता था कि वहाँ CID का खतरा कम होता था। खुफिया पुलिस वाले वहाँ मौजूद जरूर होते थे, मगर होटल में रिहाइश पजीर अफराद की बाअसर शख्सियत के पेश नजर उन पर हाथ नहीं डालते थे, सिर्फ निगरानी करते थे। जबकि छोटे होटलों में जरा किसी मुसाफिर पर शक पड़ता तो उसे पकड़कर थाने ले जाते। रात के 8 बजे थे। मैं खाना खाकर अपने कमरे में पलंग पर लेट गया। जम्मू से छपने वाला एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजे पर किसी ने 3 बार खास अंदाज में दस्तक दी। मैं समझ गया कि कौन आया है। मैंने आवाज दी, आ जाओ। दरवाजा खोलकर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ जग था जिस पर शीशे का ढक्कन चढ़ा हुआ था। कहने लगा, सर आपके लिए पानी लाया हूँ, ये मादनियाती पानी है सर। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और मुजाहिद कश्मीरी से कहा, शेरबाज खान मुझे कहाँ मिल सकता है? कश्मीरी मुजाहिद दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। कहने लगा, वो जम्मू में नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैं उसे आज रात को पैगाम भिजवा दूंगा कि तुम आए हो और उससे मिलना चाहते हो। ये कहकर कश्मीरी मुजाहिद चला गया। दूसरे दिन मैं दोपहर तक होटल के कमरे में ही रहा। इस दौरान मुझे सांप का 2-1 बार ख्याल आया, मगर चूंकि अब मुझे उसकी तरफ से जान का खतरा नहीं था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरे जहन से उसका ख्याल महव होना शुरू हो गया था। वैसे भी मैं सांप के इलाके से बहुत दूर भारत के शुमाल में आ चुका था। मैं एक तरह से मैदान जंग में आ गया था और मैदान जंग में आने के बाद मुझे सांप के बारे में कादिर खान की बातें बेहकीकत और बेसरोपा महसूस होने लगी थी। मुझे जम्मू के कैलाश होटल में ठहरे 3 दिन गुजर गए। कश्मीरी मुजाहिद मेरे कमरे में नहीं था। जाहिर है उसे कमांडो शेरबाज की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। मैं ज्यादा वक्त होटल के कमरे में ही गुजारता, इस ख्याल से कि खामखा बाहर निकलने से खुफिया पुलिस वालों की नजर में आ जाऊंगा। तीसरे दिन शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा लेटा तंग आ गया और जैकेट और ऊनी टोपी पहनकर बाहर निकल गया। जम्मू में सख्त सर्दी पड़ रही थी। कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही थी। जम्मू शहर मेरा जाना पहचाना शहर था। मैं टहलते टहलते दरियाए तवी की तरफ आ गया। होटल से निकलने के साथ ही मैंने महसूस किया था कि मैं निगाहों में आ गया हूँ और मेरा पीछा किया जा रहा है। होटल के गेट से निकलते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था जो एक तरफ बेंच पर स्वेटर कोट और ऊनी टोपी पहने गेट के चौकीदार के पास बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझ पर गहरी निगाह डाली। मैं ऐसी निगाहों को खूब पहचानता था। मैं खामोशी से आगे निकल गया। सामने सड़क की दोनों जानिब बत्तियां रोशन थीं। 60-70 कदम आगे जाकर सड़क दरिया के पुल की तरफ मुड़ जाती थी। सड़क मुड़ते हुए मैंने गर्दन को खुजाने के बहाने पीछे देखा तो मुझसे 20-25 कदम वही गेट वाला आदमी चला रहा था। मैं सड़क का मोड़ घूम गया। समझ गया कि खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने साथ मुरादाबाद से चलते वक्त कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं लाया था। इसकी वजह यह थी कि जम्मू का इलाका हसास तरीन इलाका था और जहाँ दाखिल होते वक्त मुसाफिरों की तलाशी ली जाती थी। दूसरी वजह यह थी कि मैं जंग के महाज पर जा रहा था और महाज पर मुझे हर किस्म का असलहा मिल सकता था। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि ये जो खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा है, इसके ख्याल में मैं होटल में अजनबी हूँ, पंजाब हरियाणा वगैरह से आया हूँ और वो मामूल की
ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसे मेरे बारे में पूरी तफसील और मेरे पूरे रिकॉर्ड का इल्म नहीं है। अगर वैसी बात होती तो वो फौरन पुलिस को इत्तला कर देता कि गुजरात महाराष्ट्र का खतरनाक पाकिस्तानी जासूस इस वक्त होटल में मौजूद है और पुलिस उसी वक्त आकर मुझे गिरफ्तार कर लेती। वो महज अपनी नौकरी और अपनी डायरी के लिए मेरा पीछा कर रहा था, कम से कम मैं यही समझ रहा था। चुनाचे मैं उससे बहुत हद तक बेनियाज होकर चल रहा था। सामने दरियाए तवी का पुल आ गया, जिसमें ऊपर पहाड़ की ढलान पर बनी हुई इमारतों की रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था। दरिया के पुल पर आकर मैं कुछ देर टहलता रहा। पुल पर ट्रैफिक आ जा रही थी। जंगले के साथ छोटा सा फुटपाथ बना हुआ था। सर्दी की वजह से पैदल चलने वाले कम ही नजर आ रहे थे। मैंने दो एक बार देखा कि खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे कुछ फासले पर मेरी बराबर निगरानी कर रहा था। कुछ थोड़ी सी तशवीश मुझे जरूर हुई। मैंने सोचा कि वापस ही चले जाना बेहतर है, खामखा की मुश्किल में न फंस जाऊं। मकबूजा जम्मू कश्मीर का सारा इलाका बड़ा हसास इलाका था। यहाँ पुलिस को भी काफी इख्तियारात हासिल थे। अगरचे मेरे जहन में सेंट्रल इंटेलिजेंस का खुफिया नंबर था, लेकिन मैं उसे जाहिर करते हुए इसलिए घबराता था कि एक बार इस खुफिया नंबर का राज फाश हो चुका था और भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस को मालूम हो चुका था कि ये नंबर एक पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडो के पास है। बहुत मुमकिन है कि हुकूमत की तरफ से इस नंबर को न सिर्फ मंसूख कर दिया गया हो, बल्कि ये भी हिदायत जारी कर दी गई हो कि इस नंबर के दिखाने वाले को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हो सकता है ऐसा न हुआ हो, मगर मुझे बहरहाल ऐसा ही समझना चाहिए था और बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। मैंने होटल वापस आने के लिए एक खाली टैक्सी ले ली। अपने कमरे में आकर मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा पीछे हटाकर देखा। मेरी खिड़की से नीचे होटल का गेट नजर आ रहा था। उस वक्त तक खुफिया पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा था। मैं टैक्सी में पहले आ गया था। कोई 20 मिनट के बाद मैंने पर्दे के पीछे से देखा तो गेट के पास खुफिया पुलिस वाला इस तरह बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा था और चौकीदार से बातें कर रहा था। अब मुझे एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि दो एक दिन में मुझे कमांडो शेरबाज से मुलाकात के लिए उसकी खुफिया कमीनगाह में भी जाना था और जाहिर है कि ये खुफिया पुलिस वाला मेरा पीछा जरूर करेगा। मैं दूसरे दिन भी होटल में ही रहा। शाम के वक्त अपना कश्मीरी मुजाहिद आ गया। उसने बताया कि कमांडो शेरबाज खान जम्मू पहुंच गया है और अपनी खुफिया कमीनगाह में आज आधी रात के बाद मेरा इंतजार करेगा। मैंने बूढ़े कश्मीरी मुजाहिद से होटल के गेट पर बैठे हुए CID के आदमी की बात की और उसे बताया कि वो मेरा पीछा कर रहा था। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद बोला, ये तो उसकी ड्यूटी है। होटल में जो कोई नया मुसाफिर आता है ये उसकी 1-2 दिन निगरानी जरूर करता है। तुम फिक्र न करो, ये खतरनाक आदमी नहीं है। 2-1 दिन पीछा करता है और अपनी डायरी में लिख कर रिपोर्ट कर देता है कि मुसाफिर मशकूक नहीं। लेकिन मुझे इस खुफिया पुलिस वाले के पीछा करने के अंदाज में एक गैर मामूली बात नजर आ रही थी। मैंने अपनी तशवीश का कश्मीरी मुजाहिद के आगे इजहार न किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रात को मुझे कमांडो शेरबाज खान से मिलने खुफिया कमीनगाह में जाना है। उस आदमी का पीछा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, उसकी ड्यूटी रात के 10 बजे के बाद खत्म हो जाती है और वो चला जाता है और उसकी जगह पर कोई भी नहीं आता। मुझे मालूम है, इसलिए तुम आधी रात के बाद बेफिक्र होकर निकल जाना। सिर्फ इतनी एहतियात करना कि गेट की तरफ से निकलने के बजाय होटल के पिछले क्वार्टर वाले दरवाजे से निकल जाना। अब मैं जाता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। मेरा दिल चाहा कि उसे कहूँ कि मुझे एक बड़ा कमांडो चाकू ला दो, फिर ख्याल आया कि यहाँ चाकू की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बेहतर है, इस वक्त मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद चला गया। मैं आधी रात होने का इंतजार करने लगा। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी थी ताकि बाहर से देखने वालों को यही मालूम हो कि मैं सो गया हूँ। सिर्फ गुस्ल खाने की बत्ती रोशन थी। जब रात के पूरे 12 बज गए तो मैंने कमरे को ताला लगाया और होटल की सीढ़ियां उतरकर लॉबी की दूसरी तरफ से गुजरकर होटल के अकबी दरवाजे में से बाहर निकल गया। रात बड़ी सर्द थी। सड़क पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मैंने जैकेट पहनी हुई थी। सर को ऊनी टोपी से ढांप रखा था। मैंने दोनों हाथ पतलून की जेबों में दिए खामोशी से सड़क के किनारे चला जा रहा था। मुझे वो रास्ता मालूम था जहाँ से होकर मुझे कमांडो शेरबाज की खुफिया कमीनगाह तक जाना था। मैंने शहर की तरफ जाने वाली सड़क को छोड़कर वो पगडंडी पकड़ ली जो शहर के बाहर से होती हुई जम्मू की शुमाली पहाड़ियों की तरफ निकल जाती थी। उस पगडंडी पर अंधेरा था। शहर पीछे रह गया तो मैं पहाड़ियों में घिरे हुए मैदान में आ गया। ये छोटे बड़े पहाड़ी टीले थे। मुझे उस मैदान के शुमाल मशरकी टीले की तरफ जाना था। रात सर्द और कोहर आलूद थी। मैदान कहीं संगलाख था और कहीं ऊंचा नीचा था और खुश्क झाड़ियां उगी हुई थी। खामोशी बड़ी गहरी थी। शहर की जानिब से कभी कभी किसी मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज आ जाती। ये आवाज थोड़ी देर के लिए सुनाई देती और फिर वही सन्नाटा छा जाता। मेरे चारों तरफ तारीकी थी, मगर इस तारीकी में भी झाड़ियां और मोड़ की पहाड़ियों के खाके नजर आ रहे थे। मैं एक जगह झाड़ियों में से होकर दूसरी तरफ को मुड़ा था तो मुझे पीछे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई खुश्क झाड़ियों में से गुजरा है। मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऐन उसी लम्हे मुझे एक इंसानी साया दौड़कर एक तरफ को अंधेरे में गुम होता नजर आया। मेरा पीछा किया जा रहा था। मैं एकदम चौकस हो गया। ये खुफिया पुलिस वाले आदमी के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता था और उस वक्त उसका मेरा ताक़ुब करना इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि मैं वादी कश्मीर के एक अहम तरीन कमांडो की खुफिया कमीनगाह की
की तरफ जा रहा था, जिसका इल्म जम्मू पुलिस को किसी तरह भी नहीं होना चाहिए था। मैंने वहीं से अपना रास्ता तब्दील कर लिया। शुमाल मशरकी टीले की तरफ जाने की बजाय मैं बाएं जानिब हो गया और उस पगडंडी पर आ गया जो वापस शहर की तरफ जाती थी। मैंने कमांडो शेरबाज खान से मिलने का इरादा तर्क कर दिया था। अब मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा था। अब मैं तेज तेज चलने लगा था। मैं जल्दी होटल पहुंचना चाहता था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि ये बात यकीनी थी कि मेरा पीछा किया जा रहा था। मैं कश्मीर बानिहाल रोड पर आ गया। सड़क खाली पड़ी थी। मैंने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया और सड़क के साथ साथ चल पड़ा। सड़क पर कहीं बिजली के खंभे लगे थे जिन पर बल्ब रोशन थे। चलते चलते जैसे ही एक खंभे के पास पहुंचा, मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। 2 आदमी मेरे पीछे आ रहे थे। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए थे। उनमें से एक ने कंबल ओढ़ रखा था, दूसरे ने गर्म कोट और पतलून पहनी हुई थी। दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं था। कोट पतलून वाला आदमी मेरे पास आकर रुक गया। उसने डोगरी जबान में मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे रात को सैर करने के लिए कहा है। मुझे मैदे की तकलीफ रहती है। बात मैंने गलत कह दी थी, मगर उस वक्त मुझे और कुछ न सूझा था। वो आदमी बोला, डॉक्टर ने तुम्हें आधी रात को सैर करने के लिए क्यों कहा है? मैंने कहा, बात यह है कि 10 बजे मैंने खाना खाया, कुछ मेहमान आ गए, 11 बजे तक वो बैठे रहे। जब वो गए तो मैंने सोचा कि थोड़ी सैर जरूर करनी चाहिए। मैं डोगरी पंजाबी लहजे में बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत यह है कि मैं डोगरी जबान को भूल चुका था। काफी अरसे से बम्बई सूरत के इलाके में रह रहा था। दूसरे कंबल वाले आदमी ने मुझसे मेरा नाम पूछा और ये कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने यूं ही एक हिंदुआना नाम बता दिया और कहा कि मैं जालिंधर से आया हूँ, सिंगर मशीनों का एजेंट हूँ। जम्मू में मार्केट का जायजा लेने कंपनी की तरफ से भेजा गया हूँ। कोट पतलून वाले आदमी ने आगे बढ़कर मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और बोला, चालाक बनने की कोशिश न करो। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैंने उन पर रोप डालने की कोशिश करते हुए कहा, आप लोग कौन होते हैं मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप जानते हैं मैं कौन हूँ। आपका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मेरे पिताजी का दोस्त है। मैंने एक फोन कर दिया तो आप सबको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। खंबे पर लगे हुए बल्ब की रोशनी में मैंने उन दोनों खुफिया पुलिस वालों के चेहरों को गौर से देखा। मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे थे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कंबल वाले आदमी ने अपना हाथ कंबल से बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने कहा, खामोशी से आगे चलो। भागने की कोशिश की तो मैं यहीं ढेर कर दूंगा। थाने जाकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि हमने तुम्हें किस जुर्म में पकड़ा है। चलो। मैं एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रहा, सोचता रहा कि फंस गया हूँ। यहाँ ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। जरा आगे जाकर सड़क पर अंधेरा है, वहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं उनके आगे लगकर चला, कोट पतलून वाले आदमी ने बुलंद आवाज में किसी को पुकारा और कहा, आ जाओ। उसके साथ ही सड़क के आगे जहाँ अंधेरा था, उस अंधेरे में किसी मोटर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। फिर पुलिस की गाड़ी अंधेरे में से निकलकर तेजी से हमारे पास आकर रुक गई। गाड़ी में से 3 वर्दी पोश कांस्टेबल छलांगे लगाकर बाहर आ गए। पकड़ लिया इस पाकिस्तानी जासूस को, कंबल वाले आदमी ने कहा। मलखी रामा, हमारे हाथ से कभी कोई पाकिस्तानी जासूस बचकर निकला है? चलो ये बैठ जा गाड़ी में। उन्होंने मुझे पुलिस की गाड़ी में अपने दरमियान बिठा लिया। कोट पतलून वाले आदमी ने कहा, इसने अपना नाम प्रकाश चंद बताया है। कहता है मैं जालिंधर से आया हूँ, सिंगर मशीनों का एजेंट हूँ। मलखी राम कांस्टेबल ने मुझे गाली दी और कहा, अभी इसकी पतलून उतरवाते हैं, मालूम हो जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान। और वो मुझे गालियां देने लगा। गाड़ी सड़क पर रवाना हो गई। रात के वक्त सड़क खाली पड़ी थी। पुलिस की गाड़ी फुल स्पीड से जा रही थी। मैं मुसल्लह पुलिस कांस्टेबलों के दरमियान बैठा हुआ था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। दिमाग में तरह तरह की तरकीबें आ रही थीं कि थाने जाकर मुझे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ये अमर तयशुदा था कि थाने पहुंचने के बाद मेरे मुसलमान होने का राज उन पर खुल जाएगा। मैंने सोच लिया कि ये मौक़िफ़ इख्तियार करूंगा कि मैं मालिर कोटला का मुसलमान पंजाबी हूँ और कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए जम्मू आया था। मेरे पास कुछ रुपए थे। मैं कैलाश होटल में ठहर गया। अब इस इंतजार में था कि यहाँ कोई कश्मीरी हुर्रियत पसंद मिल जाए तो उसकी मदद से कश्मीर में जाकर इस्लाम के जिहाद में हिस्सा लूं। पुलिस की गाड़ी जम्मू शहर की धुंध में डूबी हुई सड़कों पर से गुजरने के बाद एक पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गई। सिपाही मुझे पकड़कर एक कमरे में ले गए जहाँ गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थी। मुझे जमीन पर बैठा दिया गया। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुलिस अफसर अंदर आ गया। उसके हाथ में बेद का डंडा था। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसने आते ही मुझसे पूछा, यहाँ तुम्हारे पाकिस्तानी साथी कहाँ कहाँ हैं? साफ साफ बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मालिर कोटले का मुसलमान हूँ। और उसके साथ ही मैंने जहन में जो कुछ रखा था वो दोहरा दिया। पुलिस अफसर ने एक कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, इसने क्या नाम बताया था? उसने कहा, प्रकाश चंद बताया था जनाब। वो बोला, इसकी पतलून उतरवा कर देखो। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया है कि मैं मुसलमान हूँ। पुलिस अफसर
ने कहा, अगर ये सच सच बता दिया है तो ये भी बता दो कि तुम्हारे पाकिस्तानी जासूस साथी जम्मू में कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने कहा, जनाब मेरा कोई साथी नहीं है। वो बोला, तो फिर तुम आधी रात को पहाड़ी टीलों में क्या करने जा रहे थे? मैंने कहा, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे पेट में खाना खाने के बाद दर्द होता है। मालीर कोटले के एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं रात को खाना खाने के बाद थोड़ी सी सैर कर लिया करूं। पुलिस अफसर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा तो तुम आधी रात की सर्दी में पहाड़ी टीलों की तरफ सैर करने जा रहे थे? मैंने कहा, जी जनाब। पुलिस अफसर ने इतनी जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मैं पीछे को गिर पड़ा। मेरा सर दीवार से टकरा गया, मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उसके साथ पुलिस अफसर ने मुझे गालियां देते हुए मुझ पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। जब वो मुझे मार मार कर थक गया और हाँपने लगा तो उठ खड़ा हुआ और बोला, इसको पिछली हवालात में बंद कर दो, सुबह इसको 3rd डिग्री की खुराक देंगे, इसका बाप भी सब कुछ बता देगा। मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुखने लगा था, हर जगह दर्द हो रहा था। मुझे 2 सिपाही घसीटते हुए कमरे में से निकाल कर राहदारी में से ले जाते हुए थाने के पिछले बरामदे की तंग कोठरी में धक्का देकर फेंक दिया और बाहर कोठरी पर ताला डाल दिया। इस कोठरी का दरवाजा लोहे की सलाखों वाला था। ये थाने की छोटी हवालात थी, फर्श मिट्टी का था, वहाँ कोई चटाई भी नहीं बिछी हुई थी। सर्दी से बचने के लिए कोई मैला कुचैला कंबल भी नहीं था। मैं कोने में सिमट कर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। बाकी की सारी रात इस तरह बैठे बैठे दर्द की टीसें बर्दाश्त करते गुजर गई। दिन का उजाला फैला तो मैंने देखा कि सामने एक छोटा सा सहन था जिसमें पौधों की क्यारियां थी। कोने में नलका लगा था। एक पुरानी गाड़ी का ढांचा पड़ा था। सहन की दीवार 10-12 फुट ऊंची थी। कोई मेरे पास ना आया। आखिर एक खाकरोब किस्म का आदमी मुझे चाय का एक गिलास और सूखी रोटी देकर चला गया। मैं खामोशी से चाय में डुबोकर सूखी रोटी खाने लगा। सोच रहा था कि ये अचानक मंजर कैसे तब्दील हो गया। मैं किसी मजे से होटल के कमरे में नाश्ता मंगवा कर लिया करता था और अब इसी होटल से थोड़ी दूर हवालात में बैठा बदमजा चाय के साथ सूखी रोटी खा रहा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कमांडो शेरबाज की खुफिया कमीनगाह में नहीं पहुंचा था। अगर मेरे पीछे पीछे चलता खुफिया पुलिस का आदमी वहां तक आ जाता तो मेरे साथ कमांडो शेरबाज भी पकड़ा जाता। अगरचे मुझे ख्याल जरूर था कि पुलिस ने इन पहाड़ियों की छानबीन जरूर की होगी, मगर कमांडो शेरबाज की खुफिया कमीनगाह ऐसी जगह पर है कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंची होगी। ये भी सोचता कि कमांडो शेरबाज मेरा इंतजार करता रहा होगा। मेरे ना पहुंचने पर वो कश्मीरी मुजाहिद से जरूर राब्ता करेगा। मैं वापस अपने होटल में भी नहीं गया। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद जब उसे बताएगा कि कमांडर हैदर अली रात होटल में भी नहीं आया तो वो मेरा सुराग लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खुद पुलिस को मतलूब है और उससे रूपोश होकर फिरता है। उसे मेरा सुराग कैसे मिल सकेगा? होटल में मेरा सिर्फ एक चमड़े का थैला ही था जिसमें मेरे कुछ जरूरी सफरी सामान के अलावा मूजी सांप का तिरयाक यानी कुरंग फनी के सुफूफ वाली डिब्बी भी थी। मुजाहिद कश्मीरी को जब पता चलेगा कि 2 दिन गुजर जाने के बाद भी मैं होटल में नहीं आया तो समझ जाएगा कि मेरे साथ कोई हादसा पेश आ गया है और वो मेरा चमड़े का थैला उठाकर ले जाएगा। बहरहाल मेरी जान जरूर मुसीबत में फंस गई थी। उस रोज भी सारा दिन मुझ पर तशद्दुद होता रहा। कैसी कैसी अजियत नहीं थी जिसका मुझे निशाना नहीं बनाया गया। शाम का अंधेरा होने के बाद मुझे पिछली हवालात में लाकर फेंक दिया गया। खुदा का शुक्र है कि अभी उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था। उन्हें सिर्फ पीछे से यही इत्तला मिली थी कि एक मशकूक आदमी जालिंधर से जम्मू में दाखिल हुआ है और कैलाश होटल में ठहरा हुआ है। मेरा हुलिया भी बता दिया गया था। मैंने भी अपनी जबान बंद रखी थी। हर तरह का वहशियाना तशद्दुद बर्दाश्त किया, मगर यही कहता रहा कि मैं मालीर कोटले का मुसलमान हूँ और कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए आया था। अब रात को मेरी कोठरी के बाहर एक हवालदार बंदूक लेकर पहरे पर खड़ा हो जाता था। मुझे इस टॉर्चर सेल में 3 दिन गुजर गए। न मैंने जबान खोली, न उन्होंने तशद्दुद करना और अजियत देना बंद किया। चौथी रात को मैं हवालात के ठंडे फर्श पर अधमुआ होकर पड़ा था कि मुझे एक मानूस आवाज सुनाई दी। ये सांप की फुनकार की आवाज थी जिसे मैं बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। ये उसी बालिस्त भर के सांप की आवाज थी जिसके जहर का तिरयाक मैंने पी लिया था और जो बकौल कादिर खान के अब मुझे अपना देवता समझता था। मैं सांप की फुनकार सुनकर एकदम चौंक गया। इतने दिनों के बाद मुझे उसकी आवाज आई थी। इसका मतलब था कि ये सांप मेरी तलाश में था और मुझे तलाश करते मुरादाबाद से जम्मू तक पहुंच गया था। उसे मेरे जिस्म की बू खींच कर यहाँ तक ले आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि ये सांप मेरी मदद कर सकता है। मैं उठकर बैठ गया। कोठरी में अंधेरा था। बाहर बरामदे में बल्ब रोशन था, उसकी कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने बाहर बरामदे में नजर दौड़ाई। सांप की आवाज करीब से आई थी, मगर बरामदा खाली पड़ा था। हवालदार जो पहरा दे रहा था वो बरामदे में टहलते टहलते 4 कदम दूर चला गया था। शायद इसीलिए उसने सांप की आवाज नहीं सुनी थी। दूसरी बार सांप की फनकार की आवाज आई तो हवालदार ने भी ये आवाज सुन ली। उसने ऊंची आवाज में किसी को पुकारा, पोपट चंद, डांग सोटा लेकर आओ, इधर सांप है। हवालदार दौड़ कर पीछे हो गया और बंदूक की नाली आगे करके उसने पोजीशन ले ली। इतने में एक तरफ से रात का चौकीदार डांग जमीन पर जोर जोर से मारता आ गया। कहाँ है सांप हवालदार जी? उसकी आवाज सामने वाली झाड़ी से आई थी। चौकीदार पोपट चंद ने झाड़ी पर अंधाधुंध लाठी बरसानी शुरू कर दी। मैं ये सारा तमाशा देख रहा था और खुदा से दुआ मांग रहा था कि
सांप झाड़ी में ना हो। जब चौकीदार लाठियां बरसाते थक गया तो बरामदे में आकर हवालदार से कहने लगा, हवालदार जी, अगर सांप झाड़ी में था तो अब तक उसका कचूमर निकल गया होगा, अब तुम बेफिक्र होकर पहरा दो। चौकीदार चला गया। उसके बाद हवालदार बड़ा मोहतात होकर पहरा देने लगा। हर दूसरे कदम पर रुककर दाएं बाएं बरामदे के फर्श को देख लेता। हवालात के फर्श पर खामोश पड़ा रहा। मुझे 2 पुराने कंबल दे दिए गए थे। उसने कंबल ऊपर कर लिए थे। मेरे जिस्म की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे उधेड़ कर रख दिया हो। सारा जिस्म दर्द करता रहा। उसके बाद सांप की आवाज आई। शायद उसे भी मालूम हो गया था कि उसके दुश्मन उसे मारने के लिए वहां मौजूद हैं, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उसका एक दोस्त और महानाग का अवतार भी उसी जगह पर है, यानी मैं हवालात में मौजूद था और सांप हर हालत में मुझ तक पहुंचना चाहता था। उसे मेरे बदन की बू आ रही थी। न जाने रात के किस लम्हे मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।